हेलो बच्चों, आज सामाजिक विषय में वन्य समाज उपनिवेशवाद इतिहास में हम ये पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनाइजेशन। इस प्रश्न को, इस पाठ को आप ध्यान से सुनेंगे कि इस समाज में, वन्य समाज में उपनिवेशवाद क्या है, किस प्रकार से यहाँ जो जंगलों की कटान चल रहा है और जंगलों का जीवन जो मनुष्य जी रहे हैं, किस प्रकार से उनको समस्याएं आ रही हैं। जंगलों से हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आती हैं। पुस्तकों में प्रयोग किया जाने वाला कागज़, लकड़ी के विभिन्न सामान जैसे मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि वे रंग जिनसे कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, गोंद, शहद, चाय, कॉफ़ी, वृक्ष के बीजों का तेल की जो चॉकलेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, दवाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, जड़ी बूटियाँ आदि जंगलों से ही तो प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त जलाने के लिए लकड़ी, कच्चा कोयला, विभिन्न सामान जैसे पैकिंग के प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, फल फूल, अनेकानेक वस्तुएं जंगलों से ही तो प्राप्त होती हैं। इस समस्त बातों से यह प्रमाणित होता है कि जंगल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में भी वन यानी जंगल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी राष्ट्र की आर्थिक विकास में भी जंगलों की अत्यधिक उपयोगिता होती है। दुखद स्थिति यह है कि जनसंख्या और औद्योगिकरण में तीव्र वृद्धि के कारण विश्व में जंगल वन तेजी से समाप्त हो रहे हैं। 1700 से सन 1995 के बीच लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो गए। दूसरे शब्दों में विश्व में कुल क्षेत्रफल 9.3% भाग कृषि कार्यों और चारागाहों, ईंधन की लकड़ियाँ, औद्योगिक गतिविधियों के लिए जो विहीन कर दिया गया। जंगलों या वनों में पौधे की भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती थी। इन प्रजातियों में बहुत विविधता होती थी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अमेज़न क्षेत्र और भारत के पश्चिम घाट के जंगलों के एक ही हिस्से में 500 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती थी। तो इस प्रकार से अब वो नहीं है, क्योंकि वनों का विनाश हुआ है। वनों के नष्ट होने या लुप्त होने की प्रक्रिया को सामान्यतः वन विनाश कहा जाता है। वनों का विनाश कोई नई समस्या नहीं है। यह समस्या कई शताब्दियों से बनी हुई है। क्षितिज तक दयनीय हो गई। अब औपनिवेशिक शासन के दौरान इसमें व्यवस्थितता का धारण कर लिया है। भारत में वन विनाश के महत्वपूर्ण कारण हैं जो इसमें बताए गए हैं, जैसे ज़मीन की बेहतरी और इसके अलावा लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, ये भी इसमें बतलाया गया है। लोगों का जीवन, जैसे तत्कालीन समय के जंगलों में संबंध वन अधिकारियों एवं ग्रामीणों के विचार बहुत भिन्न थे। जहाँ ग्रामीण अपनी अलग अलग आवश्यकताओं जैसे जलावड़ी, लकड़ी, चारे और तेंदुपत्त पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की आवश्यकता थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी उपलब्ध करा सकें। ऐसी लकड़ियाँ जो कठोर, लंबी और सीधी होती थीं, सरकार द्वारा सागौन और साल जैसे वृक्षों को भी जो लेते थे, इनकी लकड़ियाँ लेते थे, तो वृक्षों की प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी जिसमें ये लकड़ियाँ काट दी गई। जो लोग अन्य क्षेत्रों में रहते थे वे वन विभागों उत्पादन विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद की बहुत सी पोषक खाद्य पदार्थ हैं। विशेषकर मानसून के दौरान उन फसल को काटकर घर न आई हों, दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। लकड़ियों का प्रयोग हल जैसे खेती के
उपकरण बनाने में का किया जाता है। बांस से अच्छी बाड़ बनाई जा सकती थी। इसका उपयोग छतरी टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता है। सूखे कुम्हड़े खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। पत्तों के जोड़ तोड़ कर खाओ फेंको प्रकार के पत्तल और दोने बनाए जाते थे। तो इन सब चीज़ों का बहुत सारा चीज़ों का हमें फ़ायदा होता था, लेकिन इनका हमें उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि इन लकड़ियों से हम और भी चीज़ें बनाने लगे। जैसे 19वीं शताब्दी में के प्रारंभ में इंग्लैंड में बलूत और ओक के जंगल समाप्त होने लगे थे। ऐसी स्थिति में शाही नौसेना के लकड़ी की आपूर्ति में कठिनाइयाँ होने लगी थी। मजबूत टिकाऊ और लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना शाही नौसेना के जहाज़ों का निर्माण मुश्किल था। जहाज़ों के बिना शाही सत्ता की सुरक्षा नहीं हो सकती थी। 1820 ईस्वी में इंग्लैंड के वन विशेषज्ञ भारत की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए और एक दशक से भीतर बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए यहाँ पर और बड़ी मात्रा में लकड़ी का भारत से निर्यात किया गया। ये भारतीय जंगलों को ही तो तहस नहस किया गया। रेल मार्गों के निर्माण में लकड़ी की आवश्यकता और वनों का विनाश किया गया। यह भी इन्हीं के द्वारा हुआ। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए नई प्रकार की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थीं। इंजनों को जलाने के लिए ईंधन के रूप में रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की बहुत आवश्यकता हुई। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 और 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से बहुत तीव्रता से फैला। 1890 तक तो लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थीं। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेलवे लाइनों के प्रसार के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए और केवल मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काट दिए गए। तो सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए और ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना प्रारंभ कर दिया। रेल की लाइनों के आसपास जंगल की तीव्र गति से समाप्त होने लगे। तो इस प्रकार से ये लकड़ियों का विनाश हुआ। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? यूरोपीय उपनिवेशवाद को सर्वाधिक प्रभाव झूम या घुमंतु खेतों की व्यवस्था पर पड़ा। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के हिस्सों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लांदिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितेमेन व श्रीलंका में चैना। भारत में घुमंतु खेती के लिए धया, पैदा, बेबर, नेवड़, झूम, पोडू, खंगदान और कुमरी ऐसे कुछ स्थानीय नाम हैं जो इनका उपयोग किया गया, नाम का उच्चारण किया गया। घुमंतु कृषि क्या है? घुमंतु कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों में को बारी बारी से काटा जाता है और मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं। अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है और खेतों पर 1-2 वर्ष खेती करने के बाद उन्हें 12 से 18 साल तक के लिए पैंतरी छोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ फिर से जंगल पनप जाएं। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत, अफ्रीका में ज्वार, बाजरा, ब्राज़ील में कसावा नामक फसल और लैटिन अमेरिका के अन्य लोगों ने इसका फल आदि का उपयोग किया। तो इस प्रकार से ये कार्य किया जाता था। इससे आगे जो अब शिकार की आज़ादी कैसे, इसमें कुछ शिकार भी हुए, क्योंकि जंगल में जानवर भी रहते हैं और उन जानवरों को जो शिकार, जो जानवर रहते थे जंगल में तो उनका शिकार किया जाता था और शिकार से जंगल विनाश होता था। तो किस प्रकार से विनाश होता था? शिकार के लिए आज़ादी किसे थी ये बताया गया है। औपनिवेशिक सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के कारण वन में रहने वाले लोग कई तरह से प्रभावित हो रहे थे। वनों में प्रवेश न करने देने और झूम खेती पर प्रतिबंध के बाद वनवासियों के सामने एक और समस्या
का उत्पन्न हो गई। वन कानून से पहले जंगलों में या उसके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा नए कानून के बाद गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। यहाँ तक कि और वन कानून ने लोगों के शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित कर दिया। वहीं बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना एक खेल बन गया। भारत के बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा बन गया। अनेकों मुगल कलाकृतियों के शहजादों और सम्राटों को शिकार का आनंद लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासनकाल में शिकार का चलन इतना बढ़ गया कि प्रजातियां लगभग पूर्णतः लुप्त हो गईं। अंग्रेजों की दृष्टि में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदिम समाज के प्रतीक चिन्ह थे। अंग्रेजों का मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे भारत को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़ियाँ और दूसरे बड़े जानवरों को शिकार ये कहकर इनाम दिए जाते थे कि किसानों को खतरा है। सन 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से अधिक बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार दिए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में भी देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अधिकारी ने 400 बाघ मारे थे। प्रारंभ में जंगल के कुछ क्षेत्र ही शिकार के लिए आरक्षित थे, परंतु कुछ समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने मांग की कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, इनको मारा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ एक चित्र में दिखाया गया है, लाइन से कई सारे शेर मारे गए हैं और ये इनको आनंद आता था इन जानवरों को मारने में। इस प्रकार से एक नया व्यापार, रोजगार और नई सेवाएं, ये भी होता है कि बदली हुई परिस्थितियों में जंगल वन विभाग पूरी तरह से नियंत्रित हो चुका था। ऐसी स्थिति में अनेक लोगों को कई तरह की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसर भी लाभ मिले। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर उन उत्पादकों में व्यापार करने लगे। केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में परिवर्तन दिखाई देने लगा। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मनियोग की खेती करने वाले ब्राज़ील अमेज़न मोनोदुरुक समुदाय के लोगों ने व्यापारी को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ वृक्षों से लेटेक्स निकालकर एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। बाद में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर कर आए और पूर्णतया व्यापारियों पर आश्रित हो गए। तो इस प्रकार से ये काम भी किया गया। कुछ फ़ायदे भी हुए हैं तो कुछ नुकसान भी हुए हैं। तो इस प्रकार से जो नुकसान होते हैं वो नुकसान भी इसमें बतलाए गए हैं। आगे इसमें बताया गया है वन विद्रोह। उपनिवेशवादी और सरकार की जन विरोधी नीतियों का अनुचित कार्य प्रणाली के कारण भारत और विश्व भर के अन्य वन समुदाय विद्रोह करने को बाध्य हो गए। संथाल परगना के सिंधु और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के विरुद्ध उभरे हुए आंदोलन के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। बस्तर के लोग। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण किनारे पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ क्षेत्र है। बस्तर मध्य भाग पठारी है और इस पठार के ऊपर छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बस्तर में मरिया, मुरिया, गोंडा, ध्रुवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग बोलियां बोलने वाले, इनके बावजूद इनके रीति रिवाज में विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि प्रत्येक गांव को उनकी ज़मीन धरती माँ से मिली है और बदले में प्रत्येक खेतिहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अतिरिक्त वे नदी, जंगल, पहाड़ की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूँकि हर गांव को अपनी चौहद्दी सीमा पता होती है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखरेख करते हैं। यदि एक गांव के
लोग दूसरे गांव के जंगल में कुछ लकड़ियाँ लेने चाहते हैं तो उसके बदले में उससे मोटा शुल्क ले देते हैं, एक छोटा शुल्क देते हैं, जिसे देवसारी या दांड या मांड कहा जाता है। कुछ गांव जंगलों की सुरक्षा के लिए चौकीदार भी रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। हर वर्ष बड़ी सभा का आयोजन किया जाता था, जहां परगने, गांवों का समूह, गांवों के मुखिया जुटते थे और जंगल की सहित अन्य दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष चर्चा करते थे। लोगों में भय भी था। बस्तर के लोगों को परेशानियां तब अधिक बढ़ गईं जब औपनिवेशिक सरकार ने सन 1905 में जंगल के 2/3 क्षेत्र को आरक्षित करने और घुमंतु कृषि पर प्रतिबंध लगाने और शिकार वन्य उत्पादों को इकट्ठा करने पर रोक लगा दी। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए थोड़ी के पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम निःशुल्क करेंगे और जंगल को आग से बचाएंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। शेष गांवों के लोग बिना किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। बहुत समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेकार और वस्तुओं की लगातार मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया और पहले सन 1899, 1990 में और बाद में सन 1907 और 1908 में ऐसी दशा में लोग बहुत त्रस्त हो गए और इनमें विद्रोह की स्थिति बन गई। परिस्थितिवश लोग परेशान होकर बाजारों में त्योहारों के अवसर पर भी और जहाँ कहीं भी गांवों के मुखिया पुजारी इकट्ठा होते थे, वहाँ इकट्ठे होकर इन मुद्दों पर चर्चा किया करते थे। और कांगेर वनों के घुरवा समुदाय के लोग इस चर्चा में सबसे आगे हुआ करते थे। तो इस प्रकार की चर्चाएं होती थी और इनके विद्रोह का कार्य होता था। इसके अलावा समीन चुनौती, जो युद्ध और विनाश, इसके बाद में विश्व में एक विश्व युद्ध भी हुआ और विश्व युद्ध जो कि विनाश का एक कारण बना। युद्ध और विनाश का कारण बना। जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में बहुत सी चालू कर या योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजी युद्ध से संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई। सोर्सेस अर्थ पॉलिसी, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन और विशाल लट्ठों को ढेर को जला दिए गए, जिससे वे जापानी के हाथ न लग जाएं। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग की आवश्यकताओं के लिए जंगलों का निर्दयतापूर्वक दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ भी उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस प्राप्त कर पाना कठिन हो गया। भारत की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और ज़मीन को नियंत्रित करने के लिए लोगों को उससे बाहर रखने के लिए वन विभाग नियमों का टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो ये था वनवासियों की परेशानियों और उनके विस्तार का पाठ। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और महत्वपूर्ण तिथियां हैं। वो कौन कौन सी तिथियां हैं ये सब आप इस पाठ में देखेंगे। इसमें दी गई हैं महत्वपूर्ण तिथियां वगैरह हमने। तो इसके कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं और इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर याद करेंगे। जो प्रश्न भी दिए गए हैं इस पाठ से संबंधित, इन प्रश्नों को, जैसे शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेजों अफसरों पर प्रबंधन की परिवर्तनों का प्रभाव क्या था, या बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधक में क्या समानताएं थी, है ना, या औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों के समूह को कैसे प्रभावित किया। झूम खेती करने वालों को, घुमंतु चारावाहों को, लकड़ी और वन उत्पादों को व्यापार करने वाली कंपनियों को, बागान मालिकों को, शिकार खेलने वालों, राजाओं और अंग्रेजों को, अफसरों को, ये
इन लोगों को समस्याएं हुई, इन ये प्रभावित हुए। तो इस प्रकार के ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप करेंगे। इनके अलावा जो कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, है ना, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये इन प्रश्नों को भी आप करेंगे। इनके उत्तर इस पाठ में दिए गए हैं, वो इन प्रश्नों को आप करेंगे। इसके साथ ही ये पाठ आज आपका समाप्त होता है। वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इनके प्रश्न आप अपनी कॉपी में करके अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। आज का काम पूरा होता है। धन्यवाद।